Welcome to CR International online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारे अतीत बुक का पहला चैप्टर चल रहा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है कि हम अपने अतीत के बारे में कब कैसे जान सकते हैं, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये जाना कि आखिर अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या क्या जानकारियां हासिल कर सकते हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, बच्चे क्या क्या खेल खेलते थे, लोग किस प्रकार का व्यापार करते थे और पहले काल में लोगों ने किन किन फसलों को पहले उगाना शुरू किया। ठीक है, लोग किन किन जो व्यापारी थे वो किन किन वस्तुओं का व्यापार करते थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं। प्राचीन समय में तो हमने पढ़ा लोग यात्राएं क्यों करते थे, लेकिन लोग आज यात्रा क्यों करते हैं। देखिए, पहाड़ियां, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। भारत को एक उपमहाद्वीप का नाम दिया गया है, तो इसके पर्वत है, जैसे आप देखते हैं ना, हिमालय पर्वत है, हिंद महासागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, ये इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते थे। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था, इन सभी सीमाओं को पार करना उनके लिए आसान नहीं था, मुश्किल काम था, लेकिन जिन्होंने ऐसा चाहा वे इसे पार कर सके। क्योंकि यदि मानव के अंदर शक्ति हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो उसे कर लेगा, लेकिन जो पहले से ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए वो ऐसा नहीं कर सकता है। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके और उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और आकर यहीं बस गए। लोगों के इसी आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। मतलब जब बाहर से लोग आए या हम लोग बाहर गए तो जो हमारी सांस्कृतिक परंपराएं थी वो और समृद्ध हो गई, उनमें कई नई चीजों का समावेश हुआ। क्योंकि जो लोग बाहर से आए थे हमने उनकी संस्कृति में जो अच्छी चीजें थी उन्हें अपनाया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। कह रहे हजारों वर्ष, 100 वर्षों से लोग पत्थर को किस तरीके से तराशा जाता है। तराशना समझते हैं, पत्थर को तराश कर उसकी मूर्ति बनाना या कोई भी उसको शेप दे देना, या फिर वहां का म्यूजिक कैसा था, या फिर भोजन बनाने के नए तरीके में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते रहे हैं। ठीक है बेटा, ये तो थे लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं। तो लोग आज यात्राएं क्यों करते हैं, लोग आप देखिए ना, लोग यात्रा क्यों कर रहे हैं। लोग जो आज यात्रा करते हैं उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। जैसे कि देखिए, हम लोग यात्रा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग स्कूल जा रहे हैं ना स्कूल, हम लोग स्कूल जाते हैं तो ये हमारे लिए यात्रा हो गई। हमारे पापा हो गए, वो ऑफिस जा रहे हैं तो उनकी यात्रा हो गई। हम कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे लिए यात्रा ही है। आगे देखिए, देश के नाम। देश के नाम जो टॉपिक है आपकी बुक में, हमारे देश का नाम क्या है बेटा, इंडिया। ठीक है, देखिए अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द का भी प्रयोग किया जाता है और भारत शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इंडिया और भारत, इन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जो इंडिया शब्द है वो इंडस नामक शब्द से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है बेटे, इंडस नामक शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता था। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाइए। एटलस समझते हैं ना, मैंने आपको बताया था एटलस क्या होती है, मैप की किताब। ठीक है, मानचित्र की जो किताब है उसे एटलस कहते हैं। उसमें आप ईरान और यूनान को ढूंढिए और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो ईरानी और यूनानियों ने सिंधु नदी को हिंदोस और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। मतलब जो 2500 साल पहले ईरानी और यूनानी भारत आए, उन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को उन्होंने हिंदोस का नाम दिया। सिंधु नदी देखी थी ना आपने, पाकिस्तान की तरफ बह रही थी जो, उसे हिंदोस और इंदोस का नाम दिया। और इस नदी के पूर्व में जितने भी भाग स्थित थे उसके लिए उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए किया जाता था, जो भारत के उत्तर पश्चिम एरिया में रहते थे, जो नॉर्थ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ से जो पश्चिम की तरफ जो लोग रहते थे उनके लिए
उन लोगों के समूह के लिए इस नाम का उन्होंने प्रयोग किया। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। 4 वेद है हमारे, कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो हमारा ऋग्वेद है उसमें इसका वर्णन मिलता है। ये लगभग 3500 साल पुरानी है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। तो हमारे देश का नाम इंडिया और भारत कैसे पढ़ा कि जो इंडिया शब्द है वो तो जब ईरानी और यूनानी यहाँ पर आए तो उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोज और इंदोज का नाम दिया और उसके उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब एक बात आती है कि अतीत के बारे में हम जानकारी कैसे हासिल करें, अतीत के बारे में कैसे जानें। अब देखिए, हमें पुरानी चीजों के बारे में जाना है कई 100 वर्षों पहले, कई हजारों वर्ष पहले। तो उस समय का तो कोई व्यक्ति जीवित है ही नहीं जिससे हम जानकारी हासिल कर सकें। तो बेटा, जो हमें अतीत में खुदाई के अंदर या हमें जो भी पुरानी चीजें मिली हैं, हम उन चीजों को कलेक्ट कर लेते हैं और उन्हीं से ही जानकारी हासिल करते हैं। तो देखो बेटा, हमें क्या क्या मिला उस समय में? पांडुलिपि। क्या मिली बेटे? पांडुलिपि, अभिलेख, पुरानी इमारतें, वस्तुएं, चित्र, मूर्तियां, हथियार, औजार, बेटा बर्तन, जो भी चीजें हमें खुदाई में मिली उन सब चीजों से हम अपने अतीत का पता लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। पहला तो रीजन हो गया कि अतीत में जो पुस्तक लिखी गई उसे ढूंढे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी, इसीलिए इन्हें पांडुलिपि कहा गया था। हमने लिखा ना पांडुलिपि। ये पुस्तकें हमारी तरह प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तो ये पुस्तकें हाथ से लिखी गई थी, इसीलिए इन्हें पांडुलिपि कहा गया। और उस वक्त तो कागज का प्रयोग भी नहीं होता था। तो बेटे, जो ये पांडुलिपियां थी ये ताड़ के पत्तों पर या भुर्ज नामक पेड़ के पत्तों पर, पेड़ों की छाल पर लिखी गई थी। ठीक है, ताड़ के पत्तों पर और पेड़ों की छाल पर लिखी गई थी, उन्हें हम पांडुलिपियां कहते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि में प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका हाथ है, से निकला है। कह रहे हैं कि अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं और जो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के मेनू शब्द से निकला है, जिसका मतलब है हाथ से या फिर निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों पर, मैंने बताया ना, ताड़पत्र पर या फिर हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर एक विशेष तरीके से लिखी जाती थी। किस किस पे लिखी जाती थी बेटा? ताड़पत्रों पर और हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो पांडुलिपि क्या हो गई बेटा? हाथ से लिखी जाती है, पेड़ों की किस किस पर? भोजपत्रों पर और भुर्ज नामक पेड़ की जो छाल थी उस पर लिखी जाती थी। इतने वर्षों में इन पांडुलिपियां, अब ये पेड़ों की छाल है, पत्ते हैं, पत्ते कट जाते हैं, कीट उन्हें खा जाते हैं, तो वे नष्ट भी हो गई। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी कई ऐसी पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्राय ये पांडुलिपियां हमें मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है, विहार क्या है बेटे? मठ है, जहाँ पर बौद्ध धर्म के भिक्षुक रहते थे। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियां और विज्ञान आदि सभी प्रकार की चर्चा है। मतलब उस काल में जो जो काम होता था, राजा अपने वृतांत लिखते थे, दवाइयों के बारे में लिखा जाता था, साइंस के बारे में लिखा जाता था, वह सब पांडुलिपियों पर लिखा जाता था। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं और घटनाएं भी हैं। हम बहुत सारे महाकाव्य जैसे रामायण और महाभारत के बारे में जानते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि कई अन्य प्राकृतिक और तमिल भाषा में है। तो अलग अलग लैंग्वेज का यूज किया गया। इन महाकाव्यों को लिखने के लिए संस्कृत का भी यूज किया गया और उस समय में आम बोलचाल की जो भाषा थी प्राकृतिक, उसमें भी लिखा गया। प्राकृत में भी प्राकृत भाषा का प्रयोग जो थे आम लोग करते थे। अब आता है सेकंड, अभिलेख। अभिलेख क्या होता है बेटे? जैसे कि पांडुलिपि तो हाथ से लिखी हुई थी और पेड़ों की छाल पर लिखी गई थी, लेकिन जो अभिलेख हैं ये पत्थर पर खोद कर लिखे जाते थे। मतलब पत्थर है, उसको खुरच कर खोद कर लिखे जाते थे। देखिए, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। एक लेख, ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तंभों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखा गया है ना, इसीलिए धातु जैसी कठोर, मतलब तांबे की प्लेट हो सकती है, पत्थर हो सकता है, उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे। कभी कभी शासक व अन्य लोगों के आदेशों पर इस तरह के
उत्कीर्ण बनाए जाते थे। कभी कभी जो राजा था या अन्य लोग थे वो अपने आदेशों को इसके ऊपर उत्कीर्ण कराते थे, मतलब इसके ऊपर खोदते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण किए। कह रहे हमें कुछ और भी अभिलेख मिले जिसमें राजाओं ने तो लिखा ही, उसके मंत्रियों ने भी लिखा, लेकिन कुछ आम लोगों ने भी अभिलेख बनवाए और उन्होंने उस पर क्या लिखा, और उसमें उन्होंने साधारणतः उन्होंने लिखा प्राय शासकों की लड़ाइयां, अर्जित विजयों का लेखा जोखा वो उसमें रखा करते थे। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं भी अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गईं। ये दो तो हो गए पांडुलिपियां और ये हो गए अभिलेख। पत्थर पर खुदे हुए लेखों को हम अभिलेख कहते हैं। इसके अलावा कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला जो प्राचीन वस्तु है ना बेटा, चित्र है, मूर्तियां हैं, हथियार है, औजार है, इनका जो अध्ययन करता है उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पुरातत्वविद। क्या कहा जाता है बेटे उसे, पुरातत्वविद। पुरातत्वविद के नाम से जाना जाता है बेटे उस व्यक्ति को। पुरातत्वविद पत्थर और ईंटों से बनी इमारत की अवशेषों, पुरानी जो इमारतें हैं जो पत्थर और ईंटों से बनी, उनके अवशेष, जो उनके बचे हुए हिस्से रह गए, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, लिखा ना हमने, वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। मतलब वो अतीत की इन चीजों को पाने के लिए जब जमीन की खुदाई करते हैं तो वहां से जब उन्हें ये चीजें मिलती हैं तो वो फिर उसका अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर तथा पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। जो उन्हें वस्तुएं मिली वो पत्थर की भी थी, पक्की मिट्टी की भी बनी हुई थी और धातु की भी थी। ऐसे तत्व कठोर और जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जैसे ताड़पत्र तो पेड़ों पर लिखे गए थे, कीट ने खा लिए, लेकिन जब हमें ये चीजें मिली, ये कठोर धातु से बनी थी, पत्थर से बनी थी, ईंटों से बनी थी, तो ये जल्दी नष्ट होने वाली नहीं थी। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। पक्षियों की उन्हें हड्डियां मिल जाती हैं जिनसे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या क्या खाते थे और किस प्रकार के पशु पक्षियों को पालते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। वनस्पति मतलब अनाज के दाने बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि अनाज जो है आपको पता है वो जल्दी ही गल सड़ जाता है। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बच जाते हैं। कह रहे वनस्पति के अवशेष तो मुश्किल मिलते हैं, लेकिन यदि उनके कोई जले हुए दाने रह गए हैं लकड़ी के या फिर अनाज के तो शायद वो थोड़ी बहुत मात्रा में बचे हों। पांडुलिपियां, अभिलेख और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्रोत्र। स्रोत्र मतलब अतीत में जानने के लिए, अतीत को जानने के लिए हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, किन किन तरीकों से, किन किन स्रोतों से हम अतीत की जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम पांडुलिपि, अभिलेख, प्राचीन समय में बनी इमारतें, वस्तुएं, चित्र, मूर्तियां, हथियार, औजार, बर्तन, इन सब का अध्ययन कर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। मतलब पुरातत्वविद तो हो गया जो पुरानी चीजों का अध्ययन कर रहा है, और जो इतिहासकार कौन हो गया, जो अतीत का अध्ययन करते हैं। क्योंकि स्रोत से प्राप्त होने वाले अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। जब हमें कोई पुरानी चीज मिलती है तो उससे हमें बहुत अधिक जानकारी मिलती है और वो इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते हैं और हमारे अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये था आपका आज का पाठ जिसमें हमने जाना कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं, हमारे देश का नाम कैसे रखा गया और अतीत के बारे में हम कैसे जाने, अतीत को जानने के क्या क्या स्रोत हमारे पास हैं। आज हमने इन सब के बारे में पढ़ा है। तो बेटा आप इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लगाइए, इससे आगे का जो चैप्टर है वो हम कल पढ़ेंगे। ओके।